नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर पिछले लंबे समय से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस की ओर रुख कर आने वाले हैं, कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले हैं और आखिर वो दिन आ ही गया। कांग्रेस के एक सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नाम कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो हैं भंवर सिंह जी शेखावत, जिनकी कई पीढ़ियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में कब गई। अब जाकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आज कमलनाथ जी ने उनको तिरंगा दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में गए और भाजपा से वापस कांग्रेस में आए कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। और इसके अलावा एक और बड़ा नाम जो बुंदेला बंधु बताए जाते हैं, ललितपुर का बड़ा परिवार है, उनके बेटे हैं चंद्रभूषण सिंह गुड्डा राजा बुंदेला, इनने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ वो भोपाल पहुंचे हैं और भी तमाम सारे नेता आज वहाँ थे। ऐसा लगता है कि एक सीज़न टाइप चल रहा है, एक मौसम आया है आया राम गया राम का। आज इस सीज़न की सबसे ज़्यादा भीड़ हमने कांग्रेस कार्यालय में देखी। आगे बढ़ने से पहले मैं वो सारे दृश्य दिखाता हूँ। आज पीसीसी का क्या माहौल था। पीसीसी में गाड़ियों का 1-1 किलोमीटर तक गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, लोग धक्के खा रहे थे। आज पीसीसी में लगता है सबसे ज़्यादा, पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई दी थी। तमाम नेता आए थे, लोग हाथ में बायोडाटा लेके घूम रहे थे। नेता से एक झलक मिल जाए, बस कमलनाथ जी देख भर लें, दिग्विजय सिंह जी की नज़र पड़ जाए, नेता प्रतिपक्ष से बातचीत हो जाए, इसके लिए तमाम सारे लोग वहाँ पर सुबह से आज डेरा डाले हुए हैं। पीसीसी में बहुत भीड़ है और इसी बीच में एक छोटा सा तंबू लगाया गया जहाँ ये जो ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी है वो पूरी की गई। वहाँ भी धक्का मुक्की का तमाम सारा माहौल था। हम एक वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी जी से सारे घटना को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए वो दृश्य जो पीसीसी में आज हमने देखे हैं। तो आपने देखा ये गाड़ियों का जो काफिला है वो ये तीनों नेता अपने अपने समर्थकों को लेके आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा काफिला था आज ललितपुर से भोपाल पहुंचा चंद्रभूषण बुंदेला उर्फ गुड्डा राजा का। ये तमाम सारे गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल आए थे और ये माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस इनको खुरई से उम्मीदवार बनाएगी। खुरई में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, जिनसे लड़ाई आसान नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस शायद उस लड़ाई को रोचक बनाने के लिए ये बुंदेला बंधु को वहाँ से खड़ा कर सकती है। इसके अलावा वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्होंने कोलारस से इस्तीफा दिया है बीजेपी से, वहाँ के विधायक बीजेपी से रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और उनके लिए जो संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से कि वो इस बार सीपरी में यशोधर राजे सिंधिया के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरा नाम जो है, जो हम बता रहे हैं सबसे कद्दावर नाम है भारतीय जनता पार्टी का, वो है भंवर सिंह जी शेखावत। ये रिश्ते से पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के भतीजे भी हैं। ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जुड़े रहे हैं, विचारधारा वही है, लेकिन
इनकी जो सीट है बदनावर जो धार जिले में आती है, वहाँ राज्यवर्धन सिंह जी जो मंत्री हैं वो पहले कांग्रेस से इनके खिलाफ लड़े थे, अब ये कांग्रेस से उनके खिलाफ लड़ेंगे। बड़ा रोचक मुकाबला होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी जी हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आया राम गया राम है, इससे वास्तव में फायदा किसका होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, ये जो माहौल बन रहा है ना, उसको देखने की ज़रूरत है कि चुनाव में जो कहते हैं ना चुनाव का इलेक्शन टेम्पो, तो वो टेम्पो जो है वो अभी तो कांग्रेस जो टेम्पो है वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, तो ये टेम्पो बनाने का काम करते हैं। दूसरा जो आपने कहा ना कि माहौल किसका, और अभी देखिए अभी तो बहुत शुरुआती दौर है चुनाव का, इसी में कांग्रेस लगातार पिछले 2-3 महीनों से आप देखिए तो गेन करके चल रही है। तो बीजेपी में अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो बहुत छुटवैया टाइप का कोई व्यक्ति ले आके और ज्वाइन करवा दिया गया हो, वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी के विधायक ही, जब सिटिंग एमएलए ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है कर्नाटक, आप जो है इससे याद कीजिए कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ वही तो मध्य प्रदेश में हुआ था उसके बाद। तो कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी में भगदड़ मची थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में भगदड़ है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आगे चुनाव की जो पिक्चर है वो कैसी होने वाली है। मतलब आपका कहना है कि इस समय पलड़ा कांग्रेस की ओर थोड़ा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। विनय जी, सवाल ये है कि ये जो भगदड़ है, ये जो भीड़ है, ये कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी, कि केवल ये दिखावा मात्र रह जाएगा, नारेबाजी रह जाएगी? देखिए, अगर इसको बहुत गंभीरता से विश्लेषण करें तो पार्टी का जो वोट है वो तो कांग्रेस बीजेपी का है ही। इसके अलावा जो वोट, जो फ्लोटिंग वोट होता है वो कैसे प्रभावित होता है, फ्लोटिंग वोट तो जीत हार तय करता है। वही हार जीत तय करता है। इसीलिए कैंडिडेट जब बदलता है तो पार्टी के वोट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है वो जो है हार जीत जब तय करता है। तो ये जो माहौल होता है चुनाव का कि अरे ये तो गए वो आए, तो ये फ्लोटिंग वोट जो है उससे प्रभावित होता है, और वो जो है माहौल जो है चुनाव में बड़ा रोल अदा करता है। विनय जी, एक बात और है, जो लोग आ रहे हैं, हमने लंबी सूची आज देखी, एक कांग्रेस की सूची मेरे पास आई है जिसमें अभी तक जितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है उन सबके नाम हैं। उनमें 70% ऐसे नाम दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से या तो घबरा कर आ रहे हैं, उनसे विवाद के कारण, उनके समर्थकों के विवाद के कारण आ रहे हैं, या ये लोग वो हैं जो सिंधिया के साथ गए तो थे भाजपा में लेकिन वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए, इसलिए वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस समय सिंधिया जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको कहां खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, जो विनिंग फैक्टर 2018 में कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ग्वालियर चंबल था, क्योंकि उसी ने कांग्रेस को लीड दिलवाई थी। अब जो है बीजेपी के लिए वही मुसीबत हो रहा है। मतलब अभी भी कांग्रेस के लिए वही रहेंगे, तो कांग्रेस के लिए विनिंग वही रहेंगे। आप देखिए कि जो फैक्टर 2018 में कांग्रेस को जिता रहा था, वो फैक्टर जो है अब जो है कांग्रेस को 2023 में भी जो है आगे ले जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में ही बीजेपी सबसे बड़ी संकट में है, उसके बाद विंध्य क्षेत्र आता है। तो बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पिछले 3.5 साल से जो उनके नेता बने हुए हैं, अब इस दौर में आप देखिए कि गोहद से उनके जो खास थे उनका टिकट काट दिया गया, उसके अलावा जो है रणवीर जाटव, उसके अलावा बहुत से लोग जो है लाइन में जिनके टिकट कटने वाले हैं। तो बड़ी मुश्किल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुद की निजी जो है हैसियत उतनी बड़ी नहीं है जो 22 लोगों की टीम या 18 जो उनके 17 एमएलए थे उनकी दम पे थी। जब उनके लोग कम हो जाएंगे तो स्वाभाविक है बीजेपी में उनका वेटेज कम होगा। और वैसे भी मैं एक बात आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पे चाहे राज्यों के स्तर पे दूसरे दलों से जो लोग गए हैं बीजेपी में, उनको जो है बीजेपी के अंदर बहुत कंफर्ट पोजीशन कभी भी नहीं मिली है। तो विनय जी, एक बात और है, जो आप कह रहे हैं मैं उसी को शब्दों में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। अपन ये कह सकते हैं 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिराई गई थी, उस समय ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान थे। आज वही चुनाव के समय में अभिशाप बन गए। मैं अभिशाप शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति में अभिशाप जैसी चीज़ें कुछ होती नहीं। कब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी हो जाएंगे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब जो इनके आप पुराने भाषण देखिए तो जो कहते थे कि शिवराज जी किसानों पर गोली चलाए, आपके हाथ खून से रंगे याद इत्यादि, आप भाषण इनके सब सुने हैं सब सुने हैं आपने। तो ये आज के असल में
आज की समस्या यही है कि पॉलिटिक्स को की वैल्यूज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ताकि कोई इधर से उधर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों पे। सभी जब जो है हमाम में नंगे हैं तो जनता उन्हीं नंगों में से किसी को तो चुनेगी। देखिए विनय जी, मैं और आप दोनों ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। बेशक अब हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर अपने गृह नगर की चिंता आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहला मैं सवाल पूछता हूँ सीपरी को लेकर, ये जो बदलाव देख रहे हैं हम कि वीरेंद्र रघुवंशी यदि यशोदा जी के सामने खड़े होते हैं तो वास्तव में आपको क्या लग रहा है, यशोदा जी सीट बदलने की कोशिश करेंगी, जैसे कि अब चर्चा शुरू हो गई है? दूसरा, सीपरी के अंदर एक नया मुद्दा जो हमें सुनाई दे रहा है, वहाँ जो हमारे पत्रकार मित्र हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि अब सीपरी में एक नए तरह का मुद्दा खड़ा हो गया है, और वो है स्थानीय वर्सेस बाहर का मुद्दा। यशोधरा को आज भी बाहर का माना जाता है और वीरेंद्र रघुवंशी को स्थानीय है। क्या लगता है कि वहाँ यशोधरा जी सीट बदलेंगी, या रोचक मुकाबला होगा, या और कुछ आप परिणाम देख रहे हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में ही जो बीजेपी की मुसीबतें हैं उसका पहला केंद्र अभी जो है वो शिवपुरी है। दूसरा अभी कोई केंद्र नहीं है, आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन शिवपुरी जो है अभी जो है सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने रघुवंशी जी ने जो इस्तीफ़ा दिया उसके बाद ये संभावना है कि वो शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई रघुवंशी जी पहले नेता थोड़ी ना है कि जो बीजेपी से बाहर गए हैं। शिवपुरी ही अभी सेंटर है, और इसलिए स्वाभाविक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी के लिए जो है ये धड़कनें बढ़ाने वाली सीट साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के नाराज भाजपा के लोगों का जमावड़ा अभी तक जो है शिवपुरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बदनावर को लेके। हमने दोनों ने देखा था कि पिछले दिनों एक भोपाल की एक लड़की ने बदनावर में काफ़ी उद्यम मचाया था। वहाँ जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह जी, उन पर तमाम आरोप भी लगे थे, तमाम सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश की मीडिया में। अब तमाम सारी की चर्चाएं वहाँ चल रही हैं, इनके कैरेक्टर को लेके भी चल रही हैं, और इनके जो दोनों का झगड़ा है भंवर सिंह जी का और राज्यवर्धन सिंह जी का। आपको क्या लगता है कि बदनावर का चुनाव वाकई बहुत बदनाम हो सकता है? देखिए, वो तो पहले भी मीडिया की सुर्खियां बटोर चुका है जब वो लड़की वाला एपिसोड हुआ था होटल का, तो इसलिए वो पहले से सुर्खियों में कितना होगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ देखिए आप, जो है शेखावत जी का भी जो है कांग्रेस के अंदर विरोध हो रहा है। वो ये एक सीट जो है वो देखिए, और बड़ी मुखरता से विरोध हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो है बहुत बुरी तरह से हारे थे, शायद 24,000 वोट से। हाँ, तो ये बहुत बुरी तरह से हारे थे, तो कांग्रेसियों को ये कहना है कि इनको लाके जो है इनकी निजी वोट की हैसियत उतनी बड़ी नहीं है कि जो हमें चुनाव जिता। देखिए, इनके खिलाफ पोस्टर जरूर लगे विनय जी, लेकिन अभी तक किसी कांग्रेसी नेता ने नाम के साथ विरोध नहीं किया है। तो इनका ये कहना है कि ये सारा विरोध राज्यवर्धन करा रहे हैं। मतलब यदि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें अपना नाम तो बताना चाहिए, कौन विरोध कर रहा है। देखिए, ये तो अभी शुरुआत है एक सीट की। देखिए, जब जैसे ही आयातित लोग चाहे इस पार्टी से उसमें जाएं चाहे उस पार्टी से इसमें जाएं, जो पहले से कार्यकर्ता बेचारा जो दरी बिछाता है वो तो विरोध करेगा, क्योंकि उसका पूरा जो है जीवन, हाँ, और करना भी चाहिए, उसका पूरा जीवन दांव पे लग जाता है। तो इसलिए जो है इस सीट पे मुझे लगता है कि मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो है जितनी भी सीटें वो हैं जो कांग्रेसी छोड़ के गए थे वो जो है टारगेट पे हैं कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के। उन पे कांग्रेस जो है बेल प्लांट तरीके से और पूरी दम लगा के लड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि उससे जो है टसल जो है कांग्रेस के नेताओं के दिल और दिमाग में बैठी हुई। विनय जी, मैं आपको सीपरी और धार के बाद जरा सागर की ओर ले चलना चाहता हूँ। खुरई में अब लग रहा है कि बुंदेला बंधु जो आज ज्वाइन किए हैं चंद्रभूषण गुड्डा भैया, क्या उनको कांग्रेस दाव लगाएगी उनके ऊपर? क्योंकि भूपेंद्र सिंह से कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही है पिछले 2-3 इलेक्शन से। खुरई में भूपेंद्र सिंह जी ने काम भी बहुत किए हैं और डंडा भी खूब बरसाया है उनने। उनका डंडा भी चल रहा है और उनका झंडा भी चल रहा है वहाँ। ऐसे में क्या ये बुंदेला बंधु ललितपुर से आके खुरई चुनाव लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या दृश्य बन सकता है? देखिए, कांग्रेस तो उनको लड़वाने वाली है जहाँ तक मेरी पास जो खबर है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास वहाँ कोई प्रत्याशी है नहीं, इसीलिए दिग्विजय सिंह जी जब उधर गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लड़ूंगा इस सीट से, खुरई से चुनाव अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो बुंदेला बंधु जो लेके आए गए हैं, देखिए ये ललितपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और बीएसपी से हारे थे। बीएसपी से तो ये हार चुके हैं। अब ये क्या गुल खिलाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जितनी भी हाई प्रोफाइल सीट्स होंगी आप ये देखिएगा
कांग्रेस उन सीट्स पे इस तरह से टिकट देगी और इस तरह से कैंपेन करेगी कि उनको हाईलाइट कर देगी, ताकि बीजेपी का जो मेन कैंपेन है वो डिस्टर्ब हो सके, वो डाइवर्ट हो सके। इसलिए कांग्रेस की ये बाकायदा जो है प्लानिंग है कि जितने उनके मंत्री हैं और हाई प्रोफाइल जो सीट्स होंगी उसको जो है कांग्रेस टारगेट पे करेगी। तीसरा, मतलब 2-3 सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछना है। एक सवाल ये भी है मेरा कि ग्वालियर चंबल संभाग में आपने देखा होगा, ग्वालियर से लेकर अशोकनगर, मुगाबली, गुना, सीपरी, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रघुवंशी समाज है और जो वीरेंद्र रघुवंशी जी हैं ये रघुवंशी समाज के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपने देखा कि आज देवेंद्र रघुवंशी जी की बेटी, देवेंद्र रघुवंशी कांग्रेस के विधायक रहे, बाद में बीजेपी में चले गए थे और दिग्विजय सिंह जी के बड़े खास थे, तो देवेंद्र रघुवंशी जी की बेटी ने भी आज कांग्रेस ज्वाइन की है। तो आपको लगता है एक जातिगण समीकरण कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी स्टाइल से, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से साध रही है कि रघुवंशी वोट उसे मिल जाएंगे तो लगभग सब सीटों पर, ग्वालियर की आधी से ज़्यादा सीटों पर रघुवंशी वोट कहीं ना कहीं मतलब इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, वो निर्णायक भूमिका भी कई सीटों पर निभाते हैं। तो ये जो रघुवंशियों का पूरा बेल्ट है, वहाँ रघुवंशियों की एकदम से एंट्री होना, मतलब मैं जातिगत बात नहीं करता हूँ हमेशा, लेकिन आज में जो दिखाई दे रहा है उसमें हमें अपने दर्शकों को बताना भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये जो पूरा रघुवंशियों का बेल्ट है, वहाँ रघुवंशियों का आना और एक चर्चा का विषय बन जाना, जैसे हमने देखा कि लोधियों के, प्रीतम लोधी के जाने से और राहुल लोधी को लेने से भारतीय जनता पार्टी ने लोधियों को साधने की कोशिश की है, तो आपको नहीं लगता कि ये रघुवंशी कहीं ना कहीं अब बीजेपी से छिटक सकता है? देखिए, कुछ सीटों पे इसका असर हो सकता है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह राज्य स्तर पर कोई जाति कभी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरह वोटिंग करती नहीं है। चाहे लोधियों की ही अगर बात कर लें, अभी तो ब्राह्मणों को भी साधने की बीजेपी ने कोशिश की है, राजेंद्र शुक्ला को लेके आए। तो चूंकि मध्य प्रदेश में इस तरह का अभी तक जो है ट्रेंड नहीं है वोटिंग का, लेकिन इसमें जिस तरीके से रघुवंशियों की आप बात कर रहे हो, कुछ सीटें वो प्रभावित करेंगी। और इसमें एक चीज़ आपकी जानकारी, आपको पता है नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर के, उनकी टिकट इसलिए नहीं कट पाती है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कुशवाहा नाराज नहीं हो 25 से 30,000 वोट है। हाँ, तो वो नाराज नहीं हो जाए। तो ये जो जातीय संतुलन, तो है, अभी भी देखिए जातीय संतुलन साधने की जो कोशिशें हैं बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी खास करके, क्योंकि बीजेपी जो है दलितों को लेकर डरी हुई है। 2 अप्रैल का मामला अभी सुलझा नहीं है, बहुत से लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं ग्वालियर के गोलीकांड को लेके। तो और छत्री जो है पहले से ही जो है शिवराज जी के बयान वाली कहानी अभी निपटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जातीय जो असंतुलन है आक्रोश का, उसको बीजेपी नहीं साध पा रही। इसीलिए मैं आपको एक बात जोड़ता हूं, जब अमित शाह जी जो है मिंटो हॉल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप और हम थे, तब अमित शाह जी ने ये कहा था कि 2018 का चुनाव हारने की बजाय हमारे द्वारा मध्य प्रदेश के जातीय संतुलन को नहीं साध पाना है, इसलिए हम चुनाव हारे थे, अगर आपको याद हो। तो बीजेपी बेहतर समझ रही है कि इस चुनाव में स्थितियां 18 से ज़्यादा खराब हैं। तो आदिवासी भी हैं उसमें, नहीं भूलना चाहिए, पेशाब कांड भी है उसमें, तो और बुलडोजर भी है ब्राह्मण के घर पे। तो इस सब को साधना बीजेपी के लिए मुसीबत है। एक आखिरी सवाल इस चर्चा का, फिर हम दूसरी चर्चा भी आपसे कभी फिर करेंगे। आखिरी सवाल, जब तक मैं दतिया की बात नहीं कर रहा हूँ ये अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज पूर्व मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं महेंद्र बौद्ध, उन्होंने भी बसपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है, दतिया से आते हैं वो भी। तो ये जो दतिया का सीन नया बनता जा रहा है, देखिए वहाँ पर अवधेश नाइक आ गए हैं कांग्रेस में। अवधेश नाइक संघनिष्ठ रहे हैं, पुराने बीजेपी के रहे हैं और उमा भारती की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा वहाँ राजू दांगी जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब महेंद्र बौद्ध आ गए हैं। तो वहाँ का जो सीन है, सब मिलकर कैसे भी नरोत्तम को हराने का एक जो टारगेट ले रहे हैं, आपको लगता है कि सब मिल जाएंगे तो नरोत्तम को पटक पाएंगे? देखिए, इसमें एक फैक्टर आपने भुला ही दिया कि जो पूर्व मंत्री ने बयान दिया था कि हमें तो मंत्री ने हरवा दिया था, इमरती जी ने, जो डबरा से जब बाई इलेक्शन हारी थी। तो वो भी एक फैक्टर है, वो उसको भी हमको माइंड करना पड़ेगा। वो मंत्री कौन है वो भी आप बिल्कुल बता दें। हाँ, जो इशारा है इमरती देवी का, वो नरोत्तम मिश्रा जी की। हाँ, तो मैं उस पर आ ही रहा था। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो डबरा और दतिया की अगल बगल की सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए इसीलिए मुसीबत की हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी इन दोनों के बीच जो है वो तालमेल नहीं बैठवा पाई है। अब सवाल दतिया का है। देखिए, दतिया पिछली बार भी जब वो भारती जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तब भी जो है 2018 का चुनाव भी बहुत रोचक बन गया था और परिणाम जब आए तो वो रोचकता प्रदर्शित भी हुई उस परिणाम में, क्योंकि जीतने का जो अंतर बहुत कम हो गया था।
तो उसके बाद जो है 5 साल और गुजर गए, तो अगर आप इन फैक्टरों को देखेंगे तो इस बार भी चुनाव रोचक होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। आज विनय जी ने हमें समझाया है ये जो 4-5 सीटों पर जो भक्त आए राम गए राम की राजनीति चल रही है, क्या असर हो सकता है, रघुवंशी क्या प्रभाव पैदा कर सकते हैं। दतिया में गृह मंत्री जी निश्चित तौर पे ऐसा लगता है विनय जी की बात से मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कितने घेरेंगे कितने नहीं वो समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल सिंधिया जी की स्थिति कमज़ोर है। ये तमाम सारे फैक्टर आज मतलब खुलकर सामने आ चुके हैं। अभी चुनाव में करीब 2.5 महीना बाकी है। 2.5 महीने में कई बार करवट इधर से उधर होने वाली है, लेकिन इतना तय हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ साफ दिखाई दे रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं नुकसान होने की संभावना है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है या नहीं है ये तो वोट और मतपेटियां बताएंगी। फिलहाल दिखाई दे रहा है और कांग्रेस में बल्ले बल्ले भी है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा हम क्या दिखा रहे हैं। नमस्कार।